हेलो एवरीवन, आई एम एसपी दुबे और आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे पहले भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का तरीका, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का तरीका। ज़्यादातर ये 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। ये किसी क्लास के लिए नहीं है कि आप 9th में पढ़े या 10th में पढ़े या 11th में पढ़े या 12th में पढ़े कि बीएससी में पढ़ रहे हैं। ये हमेशा नॉलेज के लिए जरूरी है। आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको फॉर्मूला लिखने नहीं आता है तो आप उस क्लास के लायक नहीं है। तो ये नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि आपको आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। आज तक आप लोग आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने तो बहुत सीखे होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखने के साथ साथ उसका आयोनाइजेशन भी बताऊंगा कि आयोनाइजेशन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। लेकिन अगर आपको याद हो केवल इतना कि एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और इसका वैलेंसी +3 होता है, इसका चार्ज +3 होता है। ये आपको याद रखना है। किसका किसका याद रखना है ये मैं आपको आगे लिखवा दूंगा, आपको याद करना ही होगा। लेकिन जैसे ही आप याद कर लेंगे, एल्युमिनियम से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं उनका फॉर्मूला आप आसानी से बना लेंगे। तो फिलहाल देखिए, एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3 और है ऑक्साइड। ऑक्साइड का चार्ज होता है -2। एल्युमिनियम का होता है +3 और ऑक्साइड का होता है -2। अब इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए इसमें लगा देते हैं, इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए इसमें लगा देते हैं। तो Al में क्या लगा दिए 2, केवल नंबर लगाते हैं, चार्ज नहीं। Al में लगा दिए 2, Al हो गया 2 और O में लगा दिए 3, हो गया O3, Al2O3। अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है तो Al2O3। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट है, तो देखिए सोडियम का होता है सिंबल Na और सोडियम अगर कंपाउंड बनाता है तो इसका चार्ज होता है +1। सोडियम का चार्ज याद रखिएगा +1। कार्बोनेट CO3, इसका चार्ज होता है -2। Na वाला चार्ज CO3 में लगा दीजिए, CO3 वाला चार्ज Na में लगा दीजिए, तो हो गया Na2CO3, हो गया सोडियम कार्बोनेट। आसानी से याद हो जाएगा आपको। बेरियम है, बेरियम का सिंबल होता है Ba, चार्ज होता है +2। नाइट्रेट है, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 और चार्ज होता है -1। इसका चार्ज यहां लगा दीजिए, इसका चार्ज यहां लगा दीजिए, तो Ba हो गया 1, ये देखिए हो गया 1 और NO3 हो गया 2, NO3 का होल 2। ये हो गया बेरियम नाइट्रेट। एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम अभी तुरंत सीखे थे आप, L पर +3 चार्ज होता है। सल्फेट SO4, इस पे -2 चार्ज होता है। ये 3 इसमें लग जाएगा और ये 2 इसमें लग जाएगा, तो Al में क्या लग गया देखिए 2, Al2 और SO4 में क्या लग गया 3, SO4 का होल 3। इस तरह से हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, आपको ये सारे पॉजिटिव चार्ज वाले जिनको कि बेसिक रेडिकल्स कहते हैं, इनका सिंबल और चार्ज याद होना चाहिए। और ये निगेटिव चार्ज वाले जिनको कि एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं, इनका भी फॉर्मूला और चार्ज याद रहना चाहिए। तो इनका फॉर्मूला चार्ज, इनका फॉर्मूला चार्ज अभी आपको मैं लिखवा दूंगा, उसके बाद आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद आसानी से कंपाउंड बना लीजिएगा। इतना आप पहले से भी जानते होंगे, ये कोई नया चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो यहां से जान लीजिए। एक नया चीज मैं जो आपको बता रहा हूं वो है कि इसका आयोनाइजेशन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। Al2O3 जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए तो आपको आ गया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखना है तो Al2O3 लिखना है, लेकिन आप देखते होंगे कि इक्वेशन लिखा जाता है 2Al3 + 3O2-। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ये चार्ज टूटता कैसे है सर, और इसमें चार्ज कैसे लिखा जाता है, पहले लगा हुआ संख्या कैसे मालूम होता है। मैं आपको ये इतने आसान तरीके से सिखा दूंगा कि आप आज के बाद ये चीज नहीं पूछेंगे कि इसको तोड़ेंगे कैसे। देखिए ये मत देखिए कि पहले क्या बोलता था, अब देखिए कि कैसे बोलेगा। Al2O3 को हमको तोड़ना है। आप इसको लिख लीजिए Al
एल्यूमिनियम आप जानते हैं एल, और ऑक्साइड आप जानते हैं, इतना लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं है, जिस एलिमेंट से ये बना है वो एलिमेंट यहाँ पे लिख दीजिए, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, बस लिख दीजिए इतना ही। अब देखिए एल के ऊपर चार्ज कितना होता है, मैं आपको बताया था कि अभी थोड़ा देर के लिए इसको देख लीजिए और बाकी डिटेल में आगे बता दूंगा। फिलहाल में देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3, तो ये आप लिख दीजिए +3, इसे तोड़ते समय 3 प्लस, 3 पहले प्लस बाद में, 4 बाद में, नंबर पहले। ऑक्साइड, ऑक्साइड होता है देखिए -2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2-, इतना लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर से समझिएगा, पहले एलिमेंट लिख लीजिए एल और दूसरा एलिमेंट ओ, अब इस पे चार्ज लिख दीजिए एल का 3 प्लस और ओ का -2। अब इसके पहले, इसके साथ जो नंबर लगा वो नंबर यहाँ पर लगा, एल के साथ क्या लगा हुआ है 2, तो यहाँ लगा दीजिए 2, ओ के साथ क्या लगा हुआ है 3, तो यहाँ लगा दीजिए 3, हो गया। Al2O3 आयोनाइज होता है, रहता है 2Al3 प्लस एंड 3O2-। अब मान लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट को तोड़ना है, Al2SO4 का होल 3, इसको तोड़ना है, Al लिख लीजिए, SO4 लिख लीजिए, Al का चार्ज +3 लिख दीजिए, SO4 का चार्ज देखिए -2 होता है, वो लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आयोनाइजेशन का इक्वेशन लिखते समय नंबर पहले और चार्ज बाद में, 3 प्लस और SO4 सल्फेट का 2-। अब Al2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, सल्फेट 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, बीच में प्लस लिख दीजिए, हो गया इसका आयोनाइजेशन का इक्वेशन। जैसे मान लीजिए आपको बेरियम नाइट्रेट का लिखना है, BaNO3 लिख लीजिए, BaNO3, बेरियम का चार्ज +2, यहाँ देखिए 2 प्लस लिख देंगे, NO3 नाइट्रेट का चार्ज -1, यहाँ माइनस लिख देंगे, बेरियम काउंट कर लीजिए 1 है, 1 छोड़ दीजिए, नाइट्रेट काउंट कर लीजिए 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। ये हो गया इसका आयोनाइजेशन का इक्वेशन, बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप लोग कोई भी आयनिक कंपाउंड को आयोनाइज करने का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने बेसिक रेडिकल्स आपको याद करने जरूरी हैं, कितने एसिडिक रेडिकल्स याद करने जरूरी हैं, जिनके आधार पे आप मैक्सिमम कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। वैसे तो इतने ज्यादा एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स होते हैं कि सारे को लिखवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो ज्यादातर यूज में आते हैं, उनको मैं अभी आपको लिखवा देता हूं। पहले आप एसिडिक और बेसिक रेडिकल याद कर लीजिएगा, फिर फॉर्मूला लिखने आ जाएगा, फिर एक बार मैं आपको इक्वेशन को मैं तोड़ने के लिए सिखा दूंगा, एक बार मैं फिर रिवाइज करूंगा इसको, अगले बार में ये आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप याद कर चुके होंगे एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। तब आगे देखिए, अब देखिए आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का एक फॉर्मूला लिखने आपको सिखाया जा रहा है आज। तो आयनिक कंपाउंड में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, और दूसरा पार्ट होता है एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। जैसे आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में 2 पार्ट होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव आयंस को ही बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस को ही बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स, और जो निगेटिव आयंस, माइनस भी मतलब निगेटिव पड़ेगा, जो निगेटिव आयंस होते हैं उनको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स। पॉजिटिव आयंस को बेसिक रेडिकल्स और निगेटिव आयंस को एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं। एक एक करके दोनों का लिस्ट हम लोग पढ़ लेंगे, फिर इनसे कंपाउंड बनाएंगे। बेसिक रेडिकल्स कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, एसिडिक रेडिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, और फिर इनसे कंपाउंड बनाएंगे, जो अभी मैं आपको बताया हूं कि कैसे बनाते हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट बेसिक रेडिकल्स। इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा अगर आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने सीखना है तो। अब इंपॉर्टेंट बेसिक रेडिकल्स कौन कौन से हैं थोड़ा सा देखिए। अब देखिएगा, हाइड्रोजन सुने होंगे आप लोग, हाइड्रोजन
एसिडिक, एक चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रोजन एसिडिक रेडिकल्स में आता है और हाइड्राइड इसी से रिलेटेड है, जो कि बेसिक रेडिकल, हाइड्रोजन बेसिक रेडिकल्स में आता है और हाइड्राइड एसिडिक रेडिकल्स में आता है। तो अभी हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H+ और इसका चार्ज हो गया +1, यही चार्ज। जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम Li वैलेंसी इसका +1 होता है, तो वैलेंसी और चार्ज दोनों सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। लिथियम के बाद मान लीजिए बेरिलियम, बेरिलियम Be इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है, +2। अब मान लीजिए सोडियम, सोडियम Na+1, 1+ लिखेगा, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, +1। उसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg2+, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम Al3+, चार्ज होता है +3। आपको एलिमेंट या ग्रुप जो भी हैं, रेडिकल्स जो भी हैं, उनका फॉर्मूला भी याद रखना है और चार्ज भी याद रखना है। अब अगर एल्यूमिनियम के बाद हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम होता है K+, चार्ज होता है +1। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम Ca2+ और इसका चार्ज होता है +2। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम Sc3+, इसका चार्ज होता है +3। अब ले लेते हैं आयरन में 2 होता है, एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस। फेरिक Fe3+, देखिए ईक लगा है तो हायर चार्ज और अस लगा तो लोअर चार्ज, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फेरिक Fe3+ और फेरस Fe2+, +2। तो ऐसे ही याद रखिएगा, अगर ईक है तो ज्यादा चार्ज वाला है और अस है तो लोअर चार्ज वाला है। उसी तरह से मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर में 2 चीज होता है, एक होता है क्यूप्रिक और एक होता है क्यूप्रस। कॉपर में 2 होता है, एक होता है क्यूप्रिक और एक होता है क्यूप्रस। तो अगर क्यूप्रिक है तो हायर चार्ज और क्यूप्रस है तो लोअर चार्ज। देखिए क्यूप्रिक है तो 2+ और क्यूप्रस है तो 1+, इसका 2+, इसका 1+। देखिएगा फिर से, ईक है तो हायर, अस है तो लोअर, ईक है हायर, अस है लोअर। हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 चार्ज है किसी एलिमेंट का, अगर ईक है तो हायर, अस है तो लोअर। इसी तरह से मान लीजिए मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक और एक होता है मर्क्यूरस। मर्क्यूरिक Hg+2, 2+ और मर्क्यूरस Hg1+, चार्ज इसका +2, इसका +1। इसी तरह से होता है स्टैनिक, 3 जो होता है उसी से स्टैनिक, तो Sn पे 4+, और अगर स्टेनस है तो इस पे 2+। और भी इंपॉर्टेंट में आप देख लीजिए जिंक है, जिंक Zn2+, और है बेरियम Ba2+, और है लेड Pb2+, और निकेल होता है Ni2+, +2। इसके अलावा सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर Ag+1। इसके अलावा क्रोमियम, क्रोमियम Cr3+।
टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम Ti4 प्लस और भी होता है। इतना ही नहीं, आप याद रखिएगा, हम क्रोमियम का अगर Cr3 प्लस 3 लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि Cr का हमेशा वैलेंसी +3 होता है। Cr का +2 +3 +4 +5 इवन +6 भी होता है। लेकिन ये सारा डिटेल जब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। फिलहाल आपको फॉर्मूला लिखने के लिए जितना जरूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ। जैसे फेरिक है तो +3, फेरस है तो +2। इसका मतलब आप लोग जिंदगी भर के लिए ये मत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आयरन का सिर्फ 2 ही चार्ज होता है, +2 और +3। फिलहाल ये दिमाग में रखिए कि आयरन का 2 चार्ज होता है, +2 और +3। लेकिन आगे के क्लासेस में जब आपको आयरन का +6 भी बताया जाएगा तो वहां पे मत बोलिए कि एक जगह तो आप बता दिए थे कि +2 और +3 के अलावा नहीं होता है। +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +6 भी होता है। क्या क्या होता है इसको डिटेल अभी बताने लगेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए फिलहाल मैं वहां पर फोकस नहीं कर रहा हूं, उस पर फोकस करेंगे जब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंस होता है। फिलहाल आप समझिए, फेरिक है तो +3, फेरस है तो +2, क्यूप्रिक है तो +2 और क्यूप्रस है तो +1, स्टैनिक है तो +4, स्टेनस है तो +2। फिलहाल के लिए अस और इक का रिलेशन समझ लीजिए। अस हमेशा लोअर वैलेंसी के लिए होता है और इक हमेशा हायर वैलेंसी के लिए होता है। ये आपको याद रखने का मैं ट्रिक बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको याद है कि इन दोनों का चार्ज एक का +1 होता है, दूसरे का +2 होता है, तो मर्क्यूरस का ही +1 होगा क्योंकि उसमें अस लगा है, और मर्क्यूरिक का ही +2 होगा क्योंकि उसमें इक लगा है। बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। अगर अस है तो लोअर वैलेंसी, इक है तो हायर वैलेंसी, इतना याद रखिएगा। ये हो गया बेसिक रेडिकल। इतना ही नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन सारा कुछ बताना अभी संभव नहीं है। जब उनके बारे में डिफरेंट क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां जाएंगे। फिलहाल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं एसिडिक रेडिकल्स, इनको नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे एसिडिक रेडिकल्स। अब देखिए एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल में आती है, बेसिक रेडिकल में स्टार्ट किए थे हाइड्रोजन से, अब एसिडिक रेडिकल भी स्टार्ट कर रहे हैं उसी से। लेकिन वहां पे उसको बेसिक रेडिकल में उसको हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन एसिडिक रेडिकल में उसको हाइड्राइड बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो प्लस है, अगर हाइड्राइड है तो माइनस है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम करेगा, याद रखिएगा। हाइड्राइड H- चार्ज होता है -1। अब जितने भी हैलाइड होते हैं, चाहे वो फ्लोराइड हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सभी का चार्ज -1 होता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब का चार्ज -1 होता है। इसके अलावा देखिए नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट एक दूसरे से मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। नाइट्राइड है तो N के ऊपर -3 है, नाइट्राइट है तो NO2 के ऊपर -1 है, और नाइट्रेट है तो NO3 के ऊपर -1 है। इसका -3, इसका -1, इसका -1। एक होता है एजाइड, ये बहुत कम सुने होंगे, N3, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, एजाइड। इसके अलावा एक होता है एमाइड, NH2, -1 चार्ज होता है। अब देखिएगा सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, थायोसाइनेट, सल्फाइड S-2, सल्फाइड SO3 -2, सल्फेट SO4 -2,
थायोसाइनेट HCN -1 -2 -2 -2 -1, याद रखिएगा इसको। सल्फाइड, सल्फाइड पर भी -2, सल्फाइड पर भी -2 और सल्फेट पर भी -2 और थायोसाइनेट पर -1। इसके अलावा होता है एसीटेट CH3CO- चार्ज होता है इस पे -1। फॉस्फेट PO4 3- चार्ज होता है -3। साइनाइड CN -1। इसके अलावा होता है ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड -2, पर ऑक्साइड, ऑक्साइड O पर -2, 2- पर ऑक्साइड O2 पर 2- और सुपर ऑक्साइड O2 पर 1- -2 -2 -1। देखिए ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में कितना डिफरेंस है। ऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, पर ऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन पे -2, यानी एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज। सुपर ऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन पे -1, यानी एक ऑक्सीजन पर -1/2 चार्ज। ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में यही डिफरेंस है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, पर ऑक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। पर ऑक्साइड हमेशा O2 2- के फॉर्म में रहता है, सुपर ऑक्साइड हमेशा O2 1- के फॉर्म में रहता है। इसके अलावा होता है ऑक्जेलेट C2O4 2- -2। इसके अलावा होता है पर मैंगनेट MnO4 -1। एक होता है मैग्नेट MnO4 2- एक होता है डाइक्रोमेट Cr2O7 2- ये सब इंपॉर्टेंट एसिडिक रेडिकल्स हैं। इनके अलावा भी एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, जैसे कार्बोनेट CO3 2- बाइकार्बोनेट HCO3-, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा होता है फॉस्फाइड P के ऊपर 3- तो इतना ही नहीं होता है, और भी होता है, लेकिन सारा एक ही साथ लिखवा पाना एक ही जगह पे पॉसिबल नहीं है। जब कंपाउंड आएंगे और फिर उसका जरूरत पड़ेगा तो उस हिसाब से भी कुछ नया नया लिखवाऊंगा। उसके लिए आप 2-4 लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, वहां पे उसको जब मैं बताऊंगा तो ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल में इतना लिख लीजिए। आपको फॉर्मूला लिखने के लिए इतने एसिडिक रेडिकल्स का जरूरत हमेशा पड़ेगा, इसको लिख भी लेना है और इतने कंपाउंड बनाइए कि सारा का सारा याद हो जाए। फिलहाल इसको नोट कीजिए, फिर कंपाउंड बनाने सिखाऊंगा और उसके बाद कंपाउंड को तोड़ने सिखाऊंगा। इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा एसिडिक रेडिकल्स के लास्ट में हाइड्रोक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसिडिक रेडिकल है। हाइड्रोक्साइड OH- चार्ज होता है -1।
अब फॉर्मूला लिखने सीखते हैं। आपको याद करने के लिए बोले थे एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल याद कर लीजिएगा, फिर फॉर्मूला लिखिएगा। ऐसे भी फिलहाल में जब देखिएगा कि यहाँ पे किस एलिमेंट का या किस ग्रुप का जरूरत है, किस रेडिकल का जरूरत है, वहां टेबल से आप खोल लीजिएगा और उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अभी देख करके बनाइएगा, बनाते बनाते आपको याद भी हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कैसे देखना है देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो स्टार्टिंग वाला जो है ये आपको फर्स्ट टेबल में देखना है, बेसिक रेडिकल के टेबल में। तो आप उसमें खोजिएगा पोटेशियम, पोटेशियम होता है K, आप उसमें देखिएगा चार्ज होगा इसके ऊपर +1। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट देखिए यहाँ पर डाइक्रोमेट Cr2O7, ये एसिडिक रेडिकल के टेबल में जो लास्ट में था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी में आप जाइए और देखिए डाइक्रोमेट Cr2O7 2- Cr2O7, इसके ऊपर 2- माइनस को लिखिए या 2- वही हुआ। अब ये आपको इसमें लगा देना है और ये इसमें, इसका चार्ज इसमें लगा देना है, इसका चार्ज इसमें। इसका मतलब बेसिक रेडिकल का चार्ज एसिडिक में लगा देना है और एसिडिक रेडिकल का चार्ज बेसिक में लगा देना है, ताकि आयंस बैलेंस हो जाए। तो ये K2 Cr2O7, इसमें 1 लगाना है या नहीं हो गया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हो गया K2 Cr2O7। आप याद करते रहिएगा, याद नहीं होगा, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखने सीख गए तो हर बार याद हो जाएगा। पोटेशियम लिख लीजिए K, डाइक्रोमेट लिख लीजिए Cr2O7 2-, तो यहाँ लगा दीजिए 1 यहाँ लगा दीजिए, हो गया K2 Cr2O7। पोटेशियम पर मैंगनेट K, इसका चार्ज होता है +2। पर मैंगनेट MnO4, पर मैंगनेट देखिए MnO4 -1, ये दोनों +1 -1 बैलेंस हो जाएगा, यानी हो जाएगा KMnO4। सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम Na, चार्ज होता है +1, टेबल में देखिएगा। फॉस्फाइड P -3, ये 1 इसमें लग जाएगा, 3 इसमें लग जाएगा, -3। Na3P, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम देखिएगा Ca, चार्ज होगा +2। कार्बोनेट देखिए अभी मिटाया भी नहीं है, यही पे CO3 -2। अब देखिए +2 और -2, ये इसको कैंसिल भी कर लीजिएगा, कैंसिल होने लगेगा, कटने लायक हुआ तो काट लीजिए। सिंपलेस्ट जो रहेगा यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइएगा, उसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखिए दोनों 1 टाइम में कट गया, यानी यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यानी फॉर्मूला हो गया इसका CaCO3। इसको एक बार और देखिएगा कि किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तब फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, तो टाइटेनियम का होता है Ti4+, और ऑक्साइड का होता है ऑक्सीजन, इसका +4 और ऑक्सीजन -2। देखिए ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, तो काट दीजिएगा, जो भी कटने लगा वो काट दीजिएगा। यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 2, तो ये 2 लगेगा यहाँ पे और 1 लगेगा यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला हो गया Ti1O2, टाइटेनियम ऑक्साइड। जिंक सल्फेट, जिंक का होता है Zn+2 और सल्फेट SO4-2। देखिए कैंसिल होने लगा है, कैंसिल कर दीजिए, तो हो गया ZnSO4। कैंसिल होने लगा है तो भी कैंसिल कीजिए, नहीं होने लगा है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेम आएगा। फेरिक नाइट्रेट देखिएगा ये +3, फेरिक देखिए याद कीजिए, फेरिक +3 था, फेरस +2 था, यहाँ फेरिक है इसलिए +3 लिखेंगे। नाइट्रेट NO3-1, ये यहाँ लगा दीजिए, ये यहाँ लगा दीजिए, तो कैसे होने लगा नहीं है, हो गया Fe1NO3 का होल, हो गया फेरिक नाइट्रेट। एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम +3, कार्बोनेट -2। अब देखिए कैंसिल होने लायक नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया Al2CO3 का होल।
जिंक क्लोराइड, जिंक का हो गया Zn+2, क्लोराइड का होता है -1। देखिए कैंसिल होने लायक नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया Zn1Cl2। अगर मान लीजिए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+1 और हाइड्रोक्साइड -1, यानी इसका फॉर्मूला हो गया NaOH। अगर मान लीजिए रहेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे लिखेंगे अमोनियम? अच्छा, बेसिक रेडिकल्स में एक ऐड कर दीजिएगा लास्ट में अमोनियम। अमोनियम होता है NH4++1 चार्ज होता है उसका, NH4+ अमोनियम लिख लीजिएगा बेसिक रेडिकल्स के नीचे, फॉर्मूला में NH4+ लिख दीजिएगा, चार्ज होता है +1 और हाइड्रोक्साइड OH का होता है -1, कैंसिल हो जाएगा, यानी हो गया इसका फॉर्मूला NH4OH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये तो हो गया कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का तरीका, ये तो आपको आ गया, ये तो पहले से भी आप जानते होंगे। अब इसके आयोनाइजेशन का इक्वेशन लिखने से इसी कंपाउंड का एग्जांपल हम ले लेते हैं, नया क्वेश्चन लिखने का भी जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन है मेरा कि इन सभी कंपाउंड का आयोनाइजेशन का इक्वेशन लिखना है। फॉर्मेशन का इक्वेशन तो लिख लीजिए, अब आयोनाइजेशन का इक्वेशन लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए CaCO3 का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो Ca लिख देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है CO3, चार्ज Ca का होता है +2, तो 2+ लिखेंगे। देखिएगा ये याद रखिएगा, नंबर पहले चार्ज बाद, कैल्शियम +2 2+ लिखिए, CO3 -2 लिख दिए 2, पहले भी लिख दीजिएगा माइनस और बाद में 2 लिखिएगा तो भी गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा तरीका है। तो CaCO3 टूटेगा तो देगा Ca2+ और CO3 2। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमको लिखना है एल्युमिनियम कार्बोनेट, टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, फेरिक नाइट्रेट, इन सब का आयोनाइजेशन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए एल्युमिनियम कार्बोनेट, तो लिख लीजिए पहले Al, क्योंकि इसमें सीखने का चीज ज्यादा है इसलिए पहले से लिखना है एल्युमिनियम Al। कार्बोनेट लिख लीजिए CO3, एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3, इसके ऊपर लिख दीजिए 3+। अब कार्बोनेट का चार्ज होता है -2, इसके ऊपर लिख दीजिए 2-। Al2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बाद का जो नंबर है वो यहाँ पर लगा दीजिए, Al2 है तो 2 लगा दीजिए, CO3 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, अब बीच में प्लस साइन लगा दीजिए। बहुत इजी वे में आप इक्वेशन लिख लीजिए। अगर फेरिक नाइट्रेट का इक्वेशन लिखना है आप लिख दीजिए Fe, फेरिक है यानी +3 लिख दीजिए, नाइट्रेट यानी NO3, चार्ज -1, Fe 1 है तो 1 छोड़ दीजिए, NO3 3 है तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, जो बाहर में है नंबर वो 3, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। TiO2 है, टाइटेनियम लिख लीजिए और ऑक्सीजन लिख लीजिए। Ti का चार्ज होता है +4, तो 4+ लिखिए, और ऑक्साइड का चार्ज होता है -2, -2 Ti 4+ और O 2-। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे 2 है। कितना सिंपल तरीका है आयोनाइजेशन का। जिंक सल्फेट है Zn और SO4, Zn का +2 होता है तो 2+ लिख दीजिए, सल्फेट का -2 होता है तो -2 लिख दीजिए, 2-। ये दोनों एक है, एक ही छोड़ दीजिए। देखिए SO4, ये वाला 4 मत लगाने लगेगा, पहले पूरा SO4 सल्फेट होता है,
SO4 पूरा एक ही है, अगर इसमें हॉल 2 लगा होता तो 2 लगा देता, हॉल 3 लगा रहता तो 3 लगा देता। पूरा का पूरा SO4 एक ही है, पूरा का पूरा NO3 एक है, लेकिन इसमें 3 लगा था इसलिए 3 लगा था। CO3 पूरा एक ही है, एक ही रेडिकल है, इसके बाद 3 लगा था इसलिए 3 लगा था। लेकिन यहाँ देखिए CO3 इसके पूरे हॉल कुछ नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा। तो ये सब सावधानी रखिएगा। तो इस तरह से आप आयोनाइजेशन का इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इसका भी देख लीजिए, सोडियम फॉस्फाइड कैसे लिखेंगे, अब आप बताइए क्या लिखेंगे, Na और क्या लिखेंगे P। Na का चार्ज +1, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। फॉस्फाइड का चार्ज -3, 3 -3, Na 3 है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, P 1 है तो 1 तो है ही, हो गया, ये हो गया आयोनाइजेशन का इक्वेशन। KMnO4 है तो ये कितने का बनेगा, K और MnO4 माइनस, K पर होता है +1 और इस पे MnO4 पे -1। K2Cr2O7 है, K लिख दीजिए, Cr2O7 लिख दीजिए। K पर होता है +1 तो प्लस लिख दीजिए, Cr2O7 पर होता है -2 तो लिख दीजिए 2 माइनस। K2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, Cr2O7 1 है तो 1 छोड़ दिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप अपने से भी कुछ कंपाउंड सोचिएगा, एक बेसिक रेडिकल से ले लीजिएगा एलिमेंट और एक ले लीजिएगा ग्रुप एसिडिक रेडिकल से, और इससे मिला करके हर एक बेसिक रेडिकल हर एक एसिडिक रेडिकल के साथ कंपाउंड बना सकता है। तो हर एक बेसिक रेडिकल और कोई भी एक एसिडिक रेडिकल उठा के दोनों मिला लीजिएगा, कंपाउंड हो जाएगा, उसका फॉर्मूला लिखिएगा और फिर उसके आयोनाइजेशन का इक्वेशन लिखिएगा। ये आपको हर क्लास में काम देगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, हर जगह पे काम देता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, और ये जानते हैं तो ही आप केमिस्ट्री पढ़ने लायक हैं। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो देखिए केमिस्ट्री आपको कितना समझ में आता है। इस पे आप एक्सरसाइज बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा।